डीवाई चंद्रचूड़, भूतपूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और वर्तमान में इंटरव्यूज की दुनिया के वायरल गेस्ट। इन्होंने कचहरी यानी अदालतों को लेकर एक तरह के अविश्वास का माहौल क्रिएट कर दिया है। माना जाता है कि राम मंदिर मामले में जो फैसला दिया गया वो चंद्रचूड़ साहब ने ही लिखा था। अब जब वो चीफ जस्टिस नहीं हैं, तब जो लिखा था उसको ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं और इस कारण बात चलने लगी है क्यूरेटिव पिटीशन की। आसान भाषा में क्यूरेटिव पिटीशन को ऐसे समझिए कि किसी मामले में अगर अदालत ने फैसला दे दिया है तो भी उस फैसले को चुनौती देने के अंतिम विकल्प जैसा ये होता है। राम मंदिर पर अदालत के फैसले में लिखा था कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का कोई साक्ष्य एविडेंस नहीं है, लेकिन उस फैसले को लिखने वाले चंद्रचूड़ साहब अब कह रहे हैं कि भाई देखो, पहली गलती तो मस्जिद बनाने वालों ने की। अगर चंद्रचूड़ साहब ऐसा जानते और मानते थे तो फैसले में क्यों नहीं लिखा। अब इसे ऐसे भी देखिए कि जो व्यक्ति ऐसा मान रहा हो उसका दिया गया फैसला निष्पक्ष होकर दिया गया फैसला माना जा सकता है क्या? चंद्रचूड़ साहब अब इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? क्या राम मंदिर पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी जाएगी? चंद्रचूड़ साहब की पॉलिटिक्स आखिर है क्या? क्या चंद्रचूड़ साहब के बयान की टाइमिंग ये शक भी पैदा नहीं करती कि बिहार चुनावों में राम मंदिर के जरिए फिर से पोलराइजेशन की तैयारी हो रही है? इन तमाम सवालों के जवाब न्यूज़ दैट मैटर्स के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। अदालतों को लेकर आम लोगों के मन में क्या भावनाएं हैं वो कैलाश गौतम जी की कविता की इन लाइन से जाना जा सकता है। कैलाश जी लिखते हैं, कचहरी हमारी तुम्हारी नहीं है, कहीं से कोई रिश्तेदारी नहीं है, अहलमत से भी कोई यारी नहीं है, तिवारी था पहले तिवारी नहीं है। कचहरी की महिमा निराली है बेटे, कचहरी वकीलों की थाली है बेटे, पुलिस के लिए छोटी साली है बेटे, यहाँ पैरवी अब दलाली है बेटे। कचहरी शरीफों की खातिर नहीं है, उसी की कसम लो जो हाजिर नहीं है बासी मुंह घर से बुलाती कचहरी, बुला कर के दिन भर रुलाती कचहरी, कचहरी का पानी कचहरी का दाना, तुम्हें लग ना जाए तो बचना बचाना। लंबी कविता है, आप सब पढ़िएगा जरूर। इस कविता को सुनाने के पीछे मेरा मकसद था कचहरी के बारे में जो आम राय है वो आप सबको बता दूं। यह आम राय बताना इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि पता चले कि अदालतों, वकीलों और न्यायाधीशों के ऊपर जुडिशरी में लोगों का भरोसा कायम करने और रखने की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसा लगता है कि सूटेड बूटेड बड़े लोग जो कचहरी में बड़ी कुर्सी पर बैठते हैं वो इस जिम्मेदारी को मनबे नहीं करते हैं। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का एक बयान फिर से लोगों के मन में कचहरी के प्रति अविश्वास पैदा कर रहा है। दरअसल न्यूज लॉन्ड्री के लिए श्रीनिवासन जैन ने चंद्रचूड़ साहब का इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में श्रीनिवासन जैन डीवाई चंद्रचूड़ से मस्जिद में डिस्कशन यानी तोड़ो मरोड़ो और अपवित्रीकरण को लेकर सवाल पूछते हैं कि स्ट्रक्चर जो पहले मस्जिद थी उसके अंदर वाले आंगन में जाकर डिस्कशन कर जबरदस्ती हक जताने से माहौल बिगड़ा। अगर मुस्लिम पक्ष इसका विरोध करता और वो भी इसी तरह जवाब देता तो क्या फिर तस्वीर कुछ और होती? इसके जवाब में चंद्रचूड़ कहते हैं, अब जब आपने कहा कि वो हिंदू ही थे जिन्होंने अंदर वाले आंगन का डिस्कशन किया तो फिर सवाल तो ये है कि फंडामेंटल डिस्कशन तो मस्जिद का निर्माण ही था, है ना? क्या हम ये सब भूल जाएं? What about the fundamental act of desecration, the very erection of the mosque? We forget all that happened? क्या हम इतिहास में जो कुछ हुआ उसे नजरअंदाज कर दें? अब जब आप मान लेते हैं कि इतिहास में ऐसा हुआ और हमारे पास उसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी था, तो फिर आप आंखें कैसे बंद कर सकते हैं? देखिए, जिन आलोचकों का आप जिक्र कर रहे हैं वो लोग इतिहास का सिलेक्टिव नजरिया रखते हैं, कुछ हिस्सों के सबूतों को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर अपने हिसाब से तुलनात्मक सबूत चुनकर कहानी बनाते हैं। ये बात कह रहे हैं डीवाई चंद्रचूड़, जिन्होंने राम मंदिर मामले में फैसला लिखा और उसमें लिखा है कि कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है जो साबित कर सके कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बना। चंद्रचूड़ साहब ने जो बातें कही वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बिल्कुल उलट है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 में राम मंदिर फैसले में कहा था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से यह साबित होता है कि विवादित ढांचे के नीचे कोई ऐसा ढांचा था जो नॉन इस्लामिक था और केवल इतना ही नहीं बल्कि हिंदू धार्मिक संरचना से मेल भी खाता था। इसी फैसले में कहा गया कि मस्जिद के नीचे किसी स्ट्रक्चर के होने मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई हो। हालांकि फैसला हिंदू पक्षकारों के हित में गया और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जमीन रामलला विराजमान यानी भगवान राम के पक्षकार को सौंप दी और वहां राम मंदिर बनाने के अधिकार को मान्यता दी। दूसरा, कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाए। तीसरा,
कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो एक ट्रस्ट बनाए जो राम मंदिर का निर्माण और प्रबंधन करेगा। इसी आदेश के तहत बाद में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना। और सबसे महत्वपूर्ण, कोर्ट ने कहा कि 1949 में मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्तियां रखी गई, जो कानून तोड़ने वाला कदम था। और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ढहाना भी अवैध और गैर कानूनी था। डीवाई चंद्रचूड़ इस फैसले को लिखने वाले लोगों में माने जाते हैं और अब ये कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का निर्माण ही मूल रूप से अपवित्र था। ये तो अपने आप में विरोधाभास है। जब पहले से ही आपकी मान्यता ये थी तो फिर कैसे उम्मीद की जाए आपने फैसला निष्पक्ष तरीके से लिखा होगा। अगर चंद्रचूड़ साहब की विचारधारा कुछ और थी, मान्यता कुछ और, तो उन्हें इस सुनवाई में शामिल ही नहीं होना था। जुडिशियल एकेडमी के पूर्व निदेशक प्रोफेसर मोहन जी गोपाल ने इस मामले में क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने की भी सलाह दी है। मोहन जी गोपाल का मानना है कि डीवाई चंद्रचूड़ के बयान से क्यूरेटिव पिटीशन के लिए एक रास्ता खुल गया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आखिर ये क्यूरेटिव पिटीशन क्या भला है, इसे दायर करने से क्या हो जाएगा। क्यूरेटिव पिटीशन स्पेशल पिटीशन है। हालांकि संविधान में क्यूरेटिव पिटीशन के लिए कोई प्रोविजन, कोई प्रावधान है नहीं। ये एक नई अवधारणा है जो साल 2002 में रूपा अशोक बनाम अशोक हुर्रा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित की थी। क्यूरेटिव पिटीशन एक प्रोविजन लाया गया था कि जब अंतिम से भी अंतिम सरकार और सुप्रीम कोर्ट से आपकी पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो जाए तो उसके बाद फिर एक रास्ता क्यूरेटिव पिटीशन का बनता है, लेकिन उसके लिए बहुत पुख्ता आधार होने चाहिए। बिना पुख्ता आधार के आप क्यूरेटिव पिटीशन के लिए नहीं जा सकते हैं। और क्यूरेटिव पिटीशन जो होती है उसकी प्रक्रिया भी आसान नहीं है। इसमें याचिकाकर्ता को साबित करना पड़ता है कि फैसले में नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हुआ है, जैसे कि सुनवाई का मौका ना मिला हो या जो फैसला आया है वो पक्षपातपूर्ण हो, और ये इसके बिल्कुल पुख्ता सबूत होने चाहिए आपके पास। जब कोई क्यूरेटिव पिटीशन ले जाता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट के 3 वरिष्ठ न्यायाधीश पहले सुनते हैं कि ये याचिका विचार करने योग्य है या नहीं है, और उसके बाद अगर पिटीशन स्वीकार कर ली जाती है तो मामले पर दोबारा से सुनवाई होती है और उसमें फिर जो फैसला देना होता है वो दे दी जाती है। अब अगर क्यूरेटिव पिटीशन डलती है, फिर पता चलता है कि एक विवाद जो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा था उसका निपटारा गलत तरीके से हुआ था, तो इस फैसले के आधार पर जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसकी वैधता ही संदिग्ध हो जाएगी। साल 2019 में जब राम मंदिर का फैसला आया था तो जानकारों ने कहा था फैसला तथ्यों और तर्कों पर आधारित नहीं है, भावनाओं की कद्र करने के नाम पर जैसे तैसे विवाद का निपटारा कर दिया गया है। इसके पीछे तर्क थे कि अदालत ने खुद अपने फैसले में माना कि 1949 में बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखना पूरी तरह गैर कानूनी था। इतना ही नहीं, 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया उससे भी सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी, असंवैधानिक और लोकतंत्र के लिए शर्मनाक माना था। यानी अदालत ने 2 बार मान लिया कि कानून को रौंदा गया, नियमों को तोड़ा गया और ताकत के बल पर अल्पसंख्यक समुदाय से उनका धार्मिक स्थल छीना गया। अगर अदालत ने खुद मान लिया कि दोनों ही घटनाएं गलत थी तो फिर न्याय किसके पक्ष में होना चाहिए था। कानून के हिसाब से देखा जाए तो गैर कानूनी काम करने वाले पक्ष को सजा मिलनी चाहिए और पीड़ित पक्ष को इंसाफ, लेकिन हुआ इसका उल्टा। साथ ही अदालत ने मुस्लिम पक्ष को सीधे सीधे कहीं भी गलत साबित नहीं माना। यहां तक कि अदालत ने यह भी नहीं कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा गलत था, लेकिन इसके बावजूद जमीन मुसलमानों से ली गई और कहा गया आपको कहीं और 5 एकड़ जमीन मिल जाएगी। फैसला कानून से ज्यादा राजनीति देखकर लिया गया ज्यादा लगता है। 80 और 90 के दशक से मंदिर आंदोलन ने देश में जबरदस्त ध्रुवीकरण पैदा किया। लाखों लोगों की भावनाएं इससे जुड़ गई। बीजेपी ने इसे अपनी राजनीतिक एजेंडे का केंद्र बना दिया। रैलियां, नारे, कार सेवा और अंततः बाबरी मस्जिद गिराना, इन सब ने माहौल ऐसा बनाया कि समाज 2 हिस्सों में बंट चुका था। सत्ता और समाज का दबाव इस फैसले में साफ झलकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में एक और बड़ा विरोधाभास था। अदालत ने माना कि सबूतों से पूरी तरीके से यह साबित नहीं होता कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर ही बनाई गई थी। केवल मस्जिद के नीचे कोई ऐसा ढांचा था जो इस्लामिक नहीं था बल्कि हिंदू धार्मिक संरचना के जैसा था। यह फैसला एक तरह की मिसाल बन गया, यानी अब देश भर में हर कोई देख रहा है अगर बहुसंख्यक आस्था और आंदोलन के नाम पर किसी विवादित स्थल पर दावा कर सकते हैं तो अदालत भी उसे सुन सकती है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में शाही ईदगाह को लेकर मुकदमे इसके उदाहरण हैं। क्यूरेटिव पिटीशन डालने के आसार कम ही दिखते हैं। अगर कोई इस तरह क्यूरेटिव पिटीशन लाने की कोशिश भी करेगा तो मौजूदा निजाम में पिटीशन के आगे बढ़ने की संभावना भी कम ही दिखती है। खैर, यह मुद्दा आगे जाए या ना जाए, अदालत में फिर से पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन चंद्रचूड़ जी के बयान पर बात तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है उन्होंने ये गलती से बोल दिया हो, सोचा कुछ और हुआ कुछ और जैसा, बल्कि वे अपने बयान पर टिके हुए हैं और कई इंटरव्यूज में इसको डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। सवाल यह है, जो सोचकर इन्होंने बयान दिया क्या वही सोच के इन्होंने फैसला दिया और लिखा था?
इसके पीछे उनकी ये सोच भी हो सकती है, फैसला तो हो गया, मंदिर तो बन गया, अब तो मामला खत्म हो गया, अब मैं उन चीजों को पब्लिक में ला सकता हूं जो मैं सोचता हूं, अब तो मैं मुख्य न्यायाधीश भी नहीं हूं। साथ ही इनका कोई फ्यूचर का एजेंडा भी हो सकता है। सवाल ये नहीं है मंदिर बनना चाहिए था या मस्जिद रहनी चाहिए थी, सवाल ये है कि अदालत का काम सबूत और कानून के आधार पर इंसाफ करना होता है। लेकिन चंद्रचूड़ जी का बयान इस बात को बल देता है कि फैसला आस्था के नाम पर हुआ। अयोध्या के फैसले में ऐसा लगा कि अदालत ने कानून को पीछे रख दिया और आस्था को आगे कर दिया। इससे देश भर में यह संदेश गया कि अगर ताकतवर बहुसंख्यक अपनी मांग को लेकर खड़े हो जाएं और दशकों तक आंदोलन चलाएं तो अंततः कानून भी उसी के पक्ष में झुक जाएगा। फैसला न्याय के नाम पर दिया गया है, लेकिन असल में दिखता है कि अदालत कभी कभी सामाजिक और राजनीतिक माहौल के दबाव में आस्था को सबूत से भी ऊपर रख सकती है। यानी कानून अब सिर्फ लिखी हुई किताबों और सबूतों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि शायद भावनाओं और दबाव के आधार पर भी फैसले दे रहा है। और यही वो बात है जो कानूनी नज़ीर का उल्टा असर पैदा करती है और आने वाले मामलों के लिए खतरनाक मिसाल बन सकती है। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर, आपकी राय क्या है? चंद्रचूड़ साहब के बयानों में जो कॉन्ट्राडिक्शन है, जो उन्होंने फैसला लिखा और अब इंटरव्यूज में जो वो बोल रहे हैं, उसमें जो विरोधाभास है, उसे आप कैसे देखते हैं? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।